नमस्कार बच्चों, आपकी ऑनलाइन क्लासेस 2 दिन से नहीं ले पाया मैं, क्योंकि मेरी मजबूरी है थोड़ी, व्यस्तता के कारण। और आप लोग भी जुड़ नहीं पा रहे हैं वीडियो से, कमेंट करके नहीं बता रहे हैं समझ आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। तो कल से आपकी मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा। आज फर्स्ट चैप्टर का वीडियो मैं डाल रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ें। क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही डाल चुका हूँ 2 चैप्टर के, जिनको कॉपी में नोट कर लें आप लोग, ठीक है। तो आइए हम चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा है, हमारे देश में किस प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। भू आकृति बतानी है हमें। भू आकृति का मतलब होता है भूमि के ऊपर बहुत सारी आकृतियाँ देखने को मिलती है, अलग अलग तरह की, कहीं पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह, इस तरह। तो इनको ही भू आकृति बोलते हैं। भू यानी भूमि, और भूमि की जो बनावट है अलग अलग प्रकार की, कहीं नदियाँ हैं, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, इनको ही भू आकृतियाँ कहते हैं। तो भारत में पाई जाने वाली भू आकृतियाँ आइए देखते हैं कौन से प्रकार की। पहला प्रकार है पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा मैदान, चौथा मरुस्थल और पांचवा द्वीप समूह। ये इतने प्रकार की भू आकृतियाँ भारत में पाई जाती है। भारत का निर्माण किस अन्य भूभागीय निर्माणों तथा संशोधनों द्वारा हुआ है। अब जो भारत देश है हमारा, इसे इस प्रकृति में, इस भूगर्भ में क्या हलचल हुई जिसके कारण हमारे भारत का निर्माण हुआ। तो भारत का जो निर्माण है वह अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, 3 प्रकार के भूभागीय संशोधनों द्वारा हमारे भारत का निर्माण हुआ। पहला अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है टूटना। अपरदन, अपरदन यानी मिट्टी अपरदित हो जाती है, बह कर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। ऐसे ही निक्षेपण यानी नदियों के द्वारा बहुत सारे तलछट, गाद, कंकड़, पत्थर ये बहा कर लाए जाते हैं, और जहाँ पर उसका वेग कम हो जाता है वहीं पर वो नदी उनको छोड़ देती है, उसे बोलते हैं निक्षेपण। तो इस प्रकार से भारत के निर्माण में अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, इन तीनों भूगर्भीय या भूभागीय संशोधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी और भूकंप कहाँ पर आते हैं, किसके किनारे पर आते हैं। तो अधिकतर जो भूकंप और ज्वालामुखी है वो प्लेट के किनारे आते हैं। प्लेटों के बारे में आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा। 7 प्रकार की प्लेटें पानी के ऊपर तैर रही है, जिसे हम स्थल भाग बोलते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास लूँगा, उस दिन अच्छे से समझाऊँगा। अब है गोंडवाना भूमि किसका एक हिस्सा था। हमारे भारत देश को 2 भागों में बांटा गया है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो जो गोंडवाना भूमि है वह प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा था। अगला प्रश्न है, भारत में जो 33 सागर था पहले, जहाँ उत्तर का विशाल मैदान है अभी, वहाँ पहले 33 सागर था। तो वह जो 33 सागर है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो हुआ क्या कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेटें, जब प्रकृति का निर्माण चल रहा था उसी समय की बात है, जो गोंडवाना भूमि है उससे अलग होकर के भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेटें हैं वह उत्तर दिशा की ओर बहने लगी, प्रवाहित होने लगी जल में। और उनसे बड़ी एक प्लेट पहले से वहाँ थी, उससे जाकर टकरा गई, जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट। क्या नाम था उसका? यूरेशियन प्लेट। जब ये यूरेशियन प्लेट और भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें आपस में टकराई तो इनके प्लेटों के टकराने से वहाँ पर भू अभिनीति या भूमि के टूटने से अवसाद और चट्टानें वलित होकर, वलित यानी ऊपर उठ करके, और हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। आई बात समझ में? तो 33 सागर का निर्माण कैसे हुआ?
भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेटों का यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण हिमालय का उद्भव हुआ और उसी से 33 सागर का भी निर्माण हुआ। जो ऊपर उड़ गया भाग वो पर्वत कहलाया और जो भाग नीचे रह गया उसमें कालांतर में पानी भर गया जो 33 नामक सागर कहलाया। वर्तमान में वह उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर बहाकर लाई और 33 सागर में जमा करती गई और 33 सागर आज समाप्त हो गया है। बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण कैसे हुआ? अगला प्रश्न है, बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण कैसे हुआ? तो 33 सागर के रूप में ऊपर तथा प्रायद्वीपी पठार। अब हमारा जो भारत का मानचित्र है इस प्रकार का, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? प्रायद्वीप का पठार है। तो ये हुआ उसका उत्तरी भाग प्रायद्वीप के पठार का। कौन सा? ये वाला उत्तरी भाग, क्योंकि ये तो दक्षिणी भाग है, तो ये उत्तरी भाग है। तो यहाँ था 33 सागर। आई बात समझ में? 33 सागर और प्रायद्वीपी पठार के उत्तरी मतलब बीच की जगह, ये दोनों नीचे धंस गई भूमि में, जिसके बाद में क्या हुआ? एक द्रोणी घाटी का निर्माण हुआ जिसमें जल भरा हुआ है। आई बात समझ में? तो 33 सागर के रूप में ऊपर तथा प्रायद्वीपी पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के कारण ही द्रोणी का निर्माण हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूभाग वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत कैसा है? जो भूमि का पता लगाने वाले वैज्ञानिक है उन्होंने हिमालय पर्वत को कैसा बताया? तो अस्थिर बताया उसको। कैसा बताया? अस्थिर। आज भी वो स्थिर नहीं है, धीरे धीरे अभी भी उसमें क्या हो रहा है? हलचलें होती रहती है और अभी भी उसका निर्माण हो रहा है, इसीलिए उसे नवीन वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है, भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने भागों में बांटा गया है? भौगोलिक बात पूछी जा रही है, भूगोल के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो पहला है उत्तरी पर्वतीय भाग, जिसे हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? दूसरा है, पहला हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपी पठार, चौथा थार मरुस्थल जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, और पांचवा तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। इनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। और छठा है द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दो द्वीप समूह भी है इसमें। इस तरह से 6 भागों में इसको बांटा गया है। भौगोलिक भाग है, भौगोलिक आकृतियों के आधार पर। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें सबसे ऊंची पर्वतीय श्रेणी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे ऊंची पर्वतीय श्रेणी कौन सी है भारत की? तो हिमालय पर्वत श्रेणी है। श्रेणी पूछी है यहाँ, कोई विशेष एक पर्वतीय चोटी नहीं पूछी है। श्रेणी का मतलब सारे पर्वत आ गए उसमें, काराकोरम भी उसमें आ गया, पीर पंजाल भी उसी में आ गया, धौलावीरा भी उसी में आ गई, माउंट एवरेस्ट भी उसमें आ गया, गार्डविन ऑस्टिन भी उसमें आ गए, सब उसी में है। ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय श्रेणी पूछी गई है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? 3 भागों में बांटा गया है हिमालय को। महान हिमालय, मध्य हिमालय जिसे आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, और बाह्य हिमालय। तो जो सबसे उत्तर का भाग है उससे महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, 3 नामों से उसको जाना जाता है। सही नाम है उसका महान हिमालय। ठीक है। अब है विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? शिखर। तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कौन से राज्य में चला गया? अभी नेपाल में। पहले नेपाल भी भारत का हिस्सा था। ठीक है। अभी कहाँ है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है ये। असम में हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो हिमाचल के नाम से जानते हैं असम में। किसके नाम से? हिमाचल। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, यानी भारत की तरफ करती हुई सबसे नीचे, जिसको चरण कहा जाता है हिमालय का, वो कौन सी है? शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी।
अभी दून पढ़ चुके हैं हम, तो कुछ प्रसिद्ध दून के नाम भारत के, तो देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है, और पातलीदून। दून मतलब घाटियाँ, चारों तरफ से पर्वतों से घिरी हुई निचली जो घाटियाँ होती हैं उन्हें दून बोलते हैं। सतलज और कली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भूभाग को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमायूं। पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? पूर्वी राज्य जो हमारे उनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो पटकोई की पहाड़ी, नागा, मिजो, मणिपुर, गारो, एक और पहाड़ी जयंती, खासी। ये इतनी पहाड़ियाँ पूर्व में पाई जाती हैं। ठीक है। उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणाली का नाम बताना है। तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ये 2 है प्रमुख रूप से। उत्तर मैदान पूछा है यहाँ, अगर उत्तरी भारत पूछते तो इसमें सतलज भी नाम जुड़ जाता, और इसमें एक और सतलज नहीं, सॉरी, इसमें जुड़ता ब्रह्मपुत्र। क्या जुड़ता? ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से मिलकर बना है? तो जलोढ़ मृदा से। भारत में पाई जाने वाली ये सबसे ज़्यादा मृदा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि 40% भूमि पर पाई जाती है भारत में। ठीक है। उत्तरी मैदान कितना लंबा और कितना चौड़ा है, ये बताना है। तो उत्तरी मैदान जो है वो 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है। बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसकी तैयारी करें, और समझ नहीं आए तो कमेंट में मुझे बताएं समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद में पुस्तक का सहारा अवश्य लें पढ़ने में।